प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का अति महत्वपूर्ण टॉपिक अपने वीडियोस में लाया हूँ। वो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ये टॉपिक आपकी विद्यालय शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ, जिसे अंग्रेजी में फ्रेज भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे संबंधित आपकी हर प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे की पहचान किस प्रकार की जाए, मुहावरे का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग, हमने आपको हमारे YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से मुहावरे वीडियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 वीडियोस मुहावरे से संबंधित डाले हैं, जिसमें मुहावरे के अर्थ, परिभाषा और महत्वपूर्ण वाक्यों में प्रयोग और अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको भी हमने उन वीडियोस के अंदर आपको पढ़ाया है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन, और उसको विजिट कीजिए और उसमें देखिए कि किस प्रकार मुहावरे बनाए जाते हैं, मुहावरे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। आप विजिट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की विशेष पहल करें, ताकि इस लॉकडाउन में और कोविड-19 महामारी से बचते हुए बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे और घर पर ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से पढ़ाई करते रहेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। लोकोक्तियाँ, जिसे इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ लोकोक्तियाँ, लोक प्लस उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई बातें जिससे आप व्यवहारिक जीवन में इधर उधर घूमते होंगे, बड़े बुजुर्गों के पास बैठते होंगे, अपने घर परिवार में भी वार्ताएं होती होगी, जिसमें कुछ ऐसे विशेष शब्द आते हैं, उनको देख के आप भी सोचने लगते हैं क्या कह रहे हैं। जैसे देखो, काला अक्षर भैंस बराबर। जब आप घर में जाते हो तो कभी पापा जी मम्मी जी जैसे दादा दादी है, वो उन्होंने स्कूल नहीं गए होंगे, वो पढ़ाई नहीं की, आप कहेंगे दादा दादा ये देखो इस किताब में क्या लिखा है, तो वो कहेंगे बेटा ये किताब मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो आप सोचेंगे काला अक्षर भैंस बराबर मतलब वो अनपढ़ है, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। अब जैसे जाते हैं कहीं, आपके घर पे कोई मेहमान आता है, बैठता है, बातें करते हैं, फिर वो बातों बातों कहते हैं नाचन जाने आंगन टेढ़ा, यानी खुद के दोस्त दूसरों पर मंडना। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कई बात, अरे दाल में कुछ काला, यानी कुछ संदेहास्पद बात, ऊंट के मुंह में जीरा, आया समझे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं वाक्यांश बता रहा हूँ, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऊंट के मुंह में जीरा, नाचन जाने आंगन टेढ़ा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये जो बताओ, ये जो वार्ताएं होती है हमारे पूर्वजों के द्वारा और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा अनुभव के आधार पर कुछ विशेष वाक्यांशों को मिला के जो एक वाक्यांश बनाए गए, उन्हें हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ, उनका अर्थ और प्रयोग के बारे में बताऊंगा। तो आप भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लोकोक्तियों के बारे में लिखिए। ठीक है, जो मैंने सब बताया वो आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है ना। तो लोकोक्तियों के बारे में आप कुछ लिखिए, मैं 2-4 समझ के बारे में आपको बता रहा हूँ कि लोकोक्तियाँ क्या कहते हैं। ठीक है, लोकोक्तियों को क्या कहते हैं, कहावत भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि भाई कहताणो, मारवाड़ी में कहते हैं, हमारी राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी में कहताणो यानी कहावत, जो बार बार कही जाती है, उसको जो बार बार एक बात को ज्यादा लंबे समय तक कहा जाता है, उसको अनुभव है, उसको क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं। तो लोकोक्तियों को क्या कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है, लोकोक्तियों के लिखे आप कहावत। लोकोक्ति क्या कहा जाता है, कहावत कहा जाता है। ठीक है, जैसे कहावतों के अंदर बताई ना मैंने आपको खूब सारी हैं, और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, लिखिए आप। यानी क्या होता है, सुनो, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। मुहावरे में वाक्यांश के अंत में समाप्ति पर क्रिया होती है, जबकि लोकोक्ति में कोई क्रिया नहीं होती है और ये एक पूर्ण वाक्य होता है। लिखिए आप, ये एक महत्वपूर्ण बात है, आज मेरे पे लिखिए, ये अपने आप में एक पूर्ण होती है, यानी इसमें क्या होता है, एक पूर्ण वाक्य होता है। लिखिए परिभाषा में,
लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। और इसको हम क्या करते हैं, ध्यान रखो, इसमें लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना आप। यानी इसका रूप हमेशा सदैव एक सा रहता है, रूप सदैव एक सा रहता है। इसको लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई है। यानी एक वाक्य के रूप में इसका प्रयोग होता है, एक वाक्य के रूप में प्रयोग, पूर्ण वाक्य के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लिखिए आप भी। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे लिखते रहिए, फिर हम इसको आप बताएं। जैसे देखो, अक्कल बड़ी या भैंस, अक्कल बड़ी या भैंस। और लिखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखो, ये दो मैंने बताए आपको लोकोक्तियां, अक्कल बड़ी या भैंस। यानी जब घर में कोई बच्चा आता है तो दादाजी उसको पूछते हैं, बेटा मैं आपको एक पहेली पूछूं, क्या पूछो, अक्कल बड़ी या भैंस। तो बच्चा कहेगा आकार में तो भैंस बड़ी है। ये बात आपको समझाने की दृष्टि से मैंने बताई है, लेकिन ये क्या है, एक लोकोक्ति है। ठीक उसी प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा, जीरा का आकार कितना है, छोटा, ऊंट कितना है, बहुत बड़ा। तो यानी क्या, तुच्छ वस्तु, ऐसा समझ। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि अक्कल बड़ी या भैंस। तो इसके लिए आप लिखिए, समझने के लिए, कि अक्कल बड़ी या भैंस। इसमें आपको ये बताना नहीं है आकार के अंदर कि भाई आकार में हमारी भैंस बहुत बड़ी होती है, अक्कल दिखती नहीं। यानी क्या बताना चाहिए, अक्कल बड़ी या भैंस। तो भैंस आपको शारीरिक या बुद्धि बल, तो यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल बड़ा होता है, ठीक है ना। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। क्या बताया मैंने, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी क्या होता है, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। अब ऊंट को आवश्यकता ज्यादा है, उसको जीरा खिलाने से क्या उसकी भूख मिट सकती है, नहीं। ये मैंने आपको तर्क के माध्यम से समझाया। अब मैं इनको वाक्य प्रयोग और महत्वपूर्ण आपको लोकोक्तियां बताऊंगा, तो आप भी मेरे पीछे पीछे लिखते रहिए। लिखिए, लोकोक्ति, अर्थ और प्रयोग। लोकोक्ति का भी वाक्य में प्रयोग होता है, लेकिन वो एक पूरे अलग सेपरेट वाक्य में आप जैसे बताना चाहूंगा। आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिए। देखो, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। लिखिए, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। लिखा, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है। रमेश के घर में 5 सदस्य हैं, अकेला रमेश चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। यानी अकेला रमेश अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। इसको मैं आप लिखो ना, देखो, पांच सदस्य होने पर रमेश अकेला चना नहीं फोड़ सकता। यानी घर में 5 सदस्य है, अकेला रमेश कुछ कार्य नहीं कर सकता, सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगला लिखिए आप, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लिख रहा हूं। देखो, अंधों में काना राजा, अंधों में काना
राजा। मोहन के गांव में सभी निरक्षर है, वह गांव में अंधों में काना राजा है। यानी सब मूर्ख हैं, अनपढ़ है, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। इस तरीके से लिखिए आप, अंधों में काना राजा। तो इसका अर्थ लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, यानी मूर्खों में कम ज्ञान। लिखिए, मूर्खों में कम ज्ञानी का भी आदर होता है। पूरे वाक्य में, वाक्यांश नहीं है ये, क्या पूरा वाक्य, एक वाक्य, पूर्ण वाक्य के रूप में हम इसको लिखते हैं और वाक्य के रूप में उसका अर्थ होता है। आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल वस्तु। यानी आधी वस्तु अलग और आधी वस्तु अलग लिखिए। या फिर अनमेल मिश्रण भी लिखे है। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं। अधिकारी जी ने एक व्यापारी से रिश्वत मांगी, तो अधिकारी जी के सामने व्यापारी ने कहा इन तिलों में तेल नहीं, यानी यहां से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इन तिलों में तेल नहीं का लिखिए आप, किसी लाभ की आशा न होना, किसी लाभ की आशा न होना। आप भी आराम से लिखते रहिए, जो मैं आपको महत्वपूर्ण लिखवा रहा हूं आप भी इनको मेरे पीछे पीछे लिखना है। देखो, आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के दाम। रमेश के पिताजी ने रमेश को बताया कि बेटे हमारे भी पत्रिका शुरू कर दो, आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएंगे, यानी समाचार भी पढ़ लेंगे और वापस जो रद्दी होगी उसको बेच भी देंगे। तो लिखिए, इसमें लिखिए आम के आम और गुठलियों के दाम। इसका आपको अर्थ मैं बता रहा हूं, आप आराम से लिखिए, जमा जमा के लिखिए ताकि आपके काम आए। यानी एक काम से दो लाभ, दोहरा लाभ भी लिख सकते हैं अपन, या एक काम के दो फायदे लिखिए आप। एक काम से दो फायदे या दो लाभ। अखबार का बताया मैंने, समाचार पढ़ लेंगे और रद्दी को बेच भी देंगे और रद्दी यूज भी कर सकते हैं। अगला लिखिए आप, देखो अक्कल बड़ी के भैंस, यानी अक्कल बड़ी या भैंस लिखिए आप भी। उधर मैंने पहले उदाहरण बताया था, अब इसको पूरा अर्थ से बता दो। अक्कल बड़ी या भैंस, यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल क्या होता है, बड़ा होता है। लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, आप जमा जमा के लिखिए ताकि आपके आगे काम आएगा। शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। लिखिए, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। आए समझे? अब ये लिख लिए होंगे आपने, मैंने आपको ये बताया। अब इसके बाद में आगे और महत्वपूर्ण आपको जो आपके परीक्षाओं में आ सकती है, इन लोकोक्तियों के मैं बता रहा हूं, आप लिखिए। शुरू से हम कर रहे हैं, ये मैंने समझा दिया आपको कि लोकोक्तियों को हम कहावत भी कहते हैं, जैसे अक्कल बड़ी के भैंस, ऊंट के मुंह में जीरा। तो अब हम यहाँ पे आप वापिस यहाँ लोकोक्ति और अर्थ लिखवा रहा हूं। लोकोक्ति यानी फ्रेज और मीनिंग यानी अर्थ, ठीक है।
लिखिए आप अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। ये आपको जानकारी के बता दूं, जो ये मैं महत्वपूर्ण आपको लोकोक्ति बता रहा हूं, ये पिछली जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, नेट, स्लेट, जेआरएफ जो हिंदी विषय से, आरएस, आईएएस और स्कूल लेक्चरर, रिट टेट में जो हिंदी में आपके लिए आई है, उनसे जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपके भविष्य में भी ये आ सकती है। ठीक है ना। तो यानी प्रशासन की अयोग्यता से अराजकता लिखियो। प्रशासन की अयोग्यता से हर जगह यानी सर्वत्र अराजकता, सर्वत्र अराजकता हो जाना या होना। ऐसा यानी जो शासन व्यवस्था होती है वो ढुलमुल हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार यानी मुसीबत मोल लेना, मुसीबत मोल लेना। लिखिए आप भी, आ बैल मुझे मार के लिखिए आप मुसीबत मोल लेना। या जानबूझकर मुसीबत में फंसना, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। ठीक है। अब मैं और लिखवा रहा हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके काम में भी आ सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपना दोष दूसरों के सिर मंडना। ऐसा ना। अपना दोष न मानना और पूछने वाले को ही दोषी बताना। आया समझे। इन्हें अपनी गलती को दूसरों के माथे मंडना। आगे लिखिए ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है कि जब कोई किसी ऊंट बड़ा है, उसको खाने की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन उसको छोटा दे दिया जाता है, क्या कहेंगे इसको? अपन कहेंगे ऊंट आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। लिखिए आप आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। ऊंची दुकान फीके पकवान। लिखिए आप ऊंची दुकान फीके पकवान। इसके लिए मैं आपको लिखना चाहिए यानी वास्तविकता से बहुत अधिक, केवल बाहरी दिखावा। हकीकत कुछ और है, इसमें सीधा लिख दिया केवल बाहरी दिखावा। केवल आडंबर भी कह सकते इसको, बाहरी दिखावा यानी दिखावा करना, ज्यादा शो करना। अब एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज। मोहन ने अपने पिताजी से कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूं और जीजी से भी मिलके आ जाऊंगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आया समझे। यानी
समझ आया कुछ आपके? एक पंथ दो काज का क्या हुआ? एक साथ दो काम, एक साधन से दो कार्य, एक साधन से दो कार्य, या एक वस्तु से दो लाभ, या एक तरकीब से दो कार्य। आप कोई भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दिया, ठीक है ना। अब लिखिए आप, आगे मैं आपको बता रहा हूं। कौवा चला हंस की चाल, कौवा चला हंस की चाल। लिखिए आप, कौवा चला हंस की चाल, यानी कौवा होता है वो हंस की चाल, यानी देखा देखी करना, यानी दूसरों का अनधिकार अनुकरण करना। लिखिए, दूसरों के अनधिकरण या अनधिकार अनुकरण, नकल करना, अनुगमन करना। आया समझ? इसके बाद में अभी लिखिए आप, खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी दिन भर खेत खोदते रहे और शाम तक उनको कुछ भी नहीं मिला, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसका मतलब आप समझ गए क्या? अधिक परिश्रम से कम लाभ। लिखिए, अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। आगे लिखिए आप, देखिए अगला आपको बता रहा हूं। आगे लिखिए आप, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाहे, यानी घरेलू शत्रु प्रबल होता है। घरेलू शत्रु प्रबल होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये लिखिए आप, यानी अधिक परिचय से सम्मान कम, या इसमें आप लिख सकते हैं घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना। घरेलू साधन का मूल्यहीन, या फिर अधिक परिचय से सम्मान कम। अधिक परिचय से सम्मान कम। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, एक अनार सो बीमार, एक अनार सो बीमार। ये भी जो मैं लिखवा रहा हूं, ये एग्जाम्पल आपके काफी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक अनार सो बीमार का क्या अर्थ होता है। तो आप इसको लिखिए, एक अनार सो, यानी वस्तु कम, चाहने वाले अधिक। वस्तु कम, चाहने वाले अधिक। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण
लोकोक्तियाँ लिखवाई है और इनको अर्थ सहित बताया है। जैसे एक पन दो काज, एक साधन से दो कार्य, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की नगण्य पूर्ति, एक अनार सौ बीमार, वस्तु कम चाहने वाले अधिक। जो ये बात मैंने आपको बताई है, ये आपको महत्वपूर्ण कुछ आपको ये लोकोक्तियों के बारे में बताए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। अगला जब हम बनाएंगे अगले वीडियोस में, आपको जो महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने लायक लोकोक्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। एक बार पुनः विनम्र अपील, आप YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको कक्षागत वातावरण मिलता है और बिल्कुल ही धरातल से यानी बेसिक रूट से आपको हर चीज़ समझाई जाती है। बिल्कुल कक्षागत वातावरण में निर्भीक होकर आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो सब्सक्राइब YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन और शेयर फॉर ऑल। नमस्कार।